हेलो फ्रेंड्स। मेंस लेक्चर सीरीज की नेक्स्ट पार्ट में अपन देखते हैं जीएस वन में वर्ल्ड हिस्ट्री। बेसिकली इस पार्ट में अपन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या है। तो प्रीलिम्स में सिर्फ इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री में भी अपन देखें तो एंशियंट, देन आर्ट एंड कल्चर, कुछ पार्ट मिडाइवल का कवर होता है और कुछ पार्ट मॉडर्न इंडिया का, या कहें कि मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट अपन मेंस में देखें तो मेंस में इंडियन हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट और मॉडर्न इंडिया पे ही फोकस होता है। मिडाइवल इंडिया से जनरली क्वेश्चंस नहीं होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन देखें, ये जो कि नेक्स्ट पार्ट है हिस्ट्री सिलेबस का। वर्ल्ड हिस्ट्री में इन्होंने स्टार्ट किया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, लेकिन हम उससे पहले से स्टार्ट करेंगे। और इसका अभी जो, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या इसका सिलेबस है। हाँ, दिस वन इज द होल सिलेबस ऑफ मेंस हिस्ट्री का, जो कि जीएस1 में है। एंड दिस इज अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस इस टाइप से है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दोनों वर्ल्ड वॉर्स, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, और दोन पॉलिटिकल फिलोसॉफीज, जो कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एटसेट्रा टाइप की फिलोसॉफीज, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेंस का जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एक बेस बना के चलेंगे अपन, जिससे कि अपने को सहूलियत रहे सिलेबस को किस टाइप से पढ़ना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो 2013 का मेंस जो हुआ था उसमें पूछा गया था जापान का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, तो वाई दैट वाज लाइक दैट, ये क्वेश्चन था। और ये बेसिकली इसलिए पूछा गया था कि हिंदू में उसी साल अक्टूबर में एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल से क्वेश्चन उठाया गया था। तो दैट मीन्स कि हम ये ना सोचें कि सिर्फ करंट के ही क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से कवर होते हैं। हिस्ट्री या और भी कोई सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी का भी कोई न्यूज़ में कुछ रहता है, बेसिकली फोकस यूपीएससी का जहाँ तक मुझे समझ आया है वो हिंदू पे ही रहता है। तो हिंदू में या तो आर्टिकल हो या फिर कहीं किसी और पेज पे कोई न्यूज़ हो, तो उससे उठा के क्वेश्चंस बना देते हैं। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकिन को रिलेट करके दिया है, मतलब था बिकॉज ऑफ दैट कि करंट में ये चल रहा था। नेक्स्ट ये इन्होंने दिया है अफ्रीका के टुकड़ों के बारे में, ये क्वेश्चन था। तो ये रिड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज, उससे क्वेश्चन उठाया गया है, तो ये डायरेक्ट अपने सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, अमेरिकी क्रांति से। तो अमेरिकी क्रांति पढ़ते टाइम ये भी डायरेक्ट निकल के आ जाता है सामने कि ये बेसिकली मर्केंटलिज्म ही था, वणिकवाद ही था जिसकी वजह से ये क्रांति हुई है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जैसे इसका उद्देश्य नहीं था, इसके एम कुछ और था। तो वो एम बेसिकली ये था मर्केंटलिज्म, तो इसीलिए ये हुआ था। नेक्स्ट अपन ये देखते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 का। ये भी हम जब पढ़ेंगे तो आगे हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेंस 2014 का पेपर। मेंस 2014 में स्वेज नहर जो है इजिप्ट की, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी इसलिए पूछा गया क्योंकि उस टाइम द हिंदू में ये कोई आर्टिकल आया था, क्योंकि ये इसमें स्वेज नहर को फ्रांस और इंग्लैंड दोनों की हेल्प से बना था, तो उस टाइम पे कुछ इनका विवाद चल रहा था आपस में, उसकी वजह से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेनिन का, जो रशियन क्रांति के बाद, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद लेनिन ने जो पॉलिसी चेंज की थी उससे रिलेटेड, ये हमारे सिलेबस में डायरेक्ट है, रशियन रिवॉल्यूशन भी। देन मेंस 2015 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है। एंड देन वर्ल्ड वॉर्स, दोनों वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन उठाया गया है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अभी तक यूपीएससी क्वेश्चन जो उठा के दे रही है सीधे सिलेबस से दे रही है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है जिसके लिए कि बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की आपको ज़रूरत हो। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ये यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। ये पिछले 3 साल के पेपर्स को देख के समझ में आया। ये तीनों साल के पेपर मेरे खुद के ही हैं,
ये पिछले 2 साल के पेपर्स थे, 2013 और 14 का तो मैंने डीप एनालिसिस किया था, 15 का नहीं किया है क्योंकि अब सिलेक्शन हो गया है तो ज़्यादा ज़रूरत फील नहीं हुई। नाउ वी कैन स्टार्ट द सिलेबस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। हालांकि इसमें लिखा हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से है जो कि 18th सेंचुरी में हुआ है, लेकिन हम उसकी एक बैकग्राउंड बनाने के लिए रेनेसा से इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रेनेसा जो है, जिसका मतलब हिंदी मतलब है पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण ही वो रीजन था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से वर्ल्ड में कैपिटलिज्म आया है, या फिर अपन कहें तो कि साम्राज्यवाद की साम्राज्यवाद की स्टार्टिंग हुई थी वो भी इसी वजह से हुई थी, या फिर आगे की वर्ल्ड हिस्ट्री जो भी है वो सब इसी पे डिपेंड करती है, रेनेसा। तो हम रेनेसा से स्टार्ट करेंगे। सो द थिंग इज दिस कि व्हाट इज रेनेसा, रेनेसा है क्या चीज़। तो इसका हिंदी अर्थ तो अभी मैंने बताया, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या है? पुनर्जागरण से मतलब है कि फिर से जागना। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई सोया हुआ आदमी है जो जाग गया, इसका मतलब है समस्त मानव जाति जो सोई हुई थी, वो समस्त मानव जाति फिर से जाग गई। अब ये इस चीज़ को हम देखें कि फिर से जागने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जो अभी तक सोसाइटी सिर्फ चर्च या फिर गॉड या फिर और कोई चीज़ें जो कि सुपरस्टिशियस थी, उनमें लिप्त थी, उन पे ही डिपेंड करते थे सारे लोग, पूरी सोसाइटी को इसी हिसाब से बांटा गया था, डिवाइड किया हुआ था पादरी लोगों ने और इन्होंने। तो उस चीज़ को लोग धीरे-धीरे समझने लगे कि ये गलत है, और जो हो रहा है, चर्च सिर्फ हमारा फ़ायदा उठा रहा है, पादरी हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर फ्यूडल सोसाइटी जो उस टाइम पे थी, वो लोग भी चर्च के पादरियों के साथ मिलकर हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये चीज़ जैसे ही लोगों को समझ में आई, तो इसी समझ में आने को ही पुनर्जागरण कहा गया है, रेनेसा कहा गया है। तो पुनर्जागरण का ये अर्थ है। अब इस अर्थ को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि इसके बैकग्राउंड में हम जाके ना देखें कि वर्ल्ड था क्या। तो बैकग्राउंड देखेंगे हम, तो बैकग्राउंड में है ये कि वर्ल्ड डिवाइडेड, हम वर्ल्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को। फर्स्ट पार्ट इसका हुआ कि टिल 5th सेंचुरी हम देखें, कि वर्ल्ड टिल 5th सेंचुरी, देन आफ्टर 5th टू 15th सेंचुरी हम देखें। हालांकि रेनेसा का टाइम 13 टू 16 सेंचुरी माना जाता है, लेकिन फिर भी ये डिवाइडेड जो है 5th टू 15th ही कर रखा है। एंड देन आफ्टर 15th सेंचुरी हम इस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये 5th सेंचुरी तक तो कहानी ये है कि इस टाइम में रोम जो है, जो कि अभी इटली में है, रोम और ग्रीक दोनों में बहुत अच्छी कंडीशन थी इस टाइम पे। यूनान और रोम दोनों फल फूल रहे थे। रोमन एम्पायर जो था वो बाद में डेवलप हुआ है कि एक एम्पायर की फॉर्म में। इस टाइम पे किंग्स एंड ऑल इनका बहुत ज़्यादा वो नहीं था, ना ही इस टाइम पे फ्यूडल सोसाइटी थी, ना ही इतना ज़्यादा रिलीजन का इफेक्ट था। तो लोग बड़ी खुशहाली से रहते थे। इकोनॉमिकल चीज़ें भी इतनी कम थी कि बस खाने को लोगों को मिल जाए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा लोगों की ना इच्छाएं थी ना ज़रूरतें थी। लेकिन इसके बाद 5th टू 15th सेंचुरी फ्यूडल सोसाइटी का जन्म हुआ। इसमें जो सामंत लोग थे वो जमींदार बन गए। जमींदार, अब सारी जमीन उनके कब्जे में आने लगी धीरे धीरे। तो पीजेंट्स जो किसान थे वो अपने ही खेतों में मजदूर होने लग गए। ये मजदूर हो गए तो इनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी आने लग गई। इधर जो फ्यूडल सोसाइटी के साथ साथ फिर धर्म का भी बोलबाला होने लग गया। धर्म जैसे ही आया तो चर्च और पादरी, इनका भी अपना एक वर्चस्व स्थापित होने लग गया। तो अब इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे जो मजदूर या किसान पीजेंट बचा है वो सबसे नीचे चला गया, सोसाइटी के सबसे नीचे पायदान पे वो चला गया है, और सबसे ऊपर हो गए हैं पादरी और चर्च। फिर बीच में फ्यूडलिस्ट जो थे ये थे। पादरी को ना तो टैक्स देना होता था ना कुछ करना होता था। फ्यूडलिस्ट जो है उनमें किंग्स भी थे, और किंग्स के नीचे डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी जो रियासतें होती थी, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जमींदार होता था, उसके लिए छोटे छोटे जमींदार थे। तो ये
किंग टैक्स कलेक्ट करता था। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ दो थी। सोसाइटी में जो अभी हम जो बोलते हैं पुलिसिंग बोल सकते हैं, या फिर सुरक्षा की हम बात बोलें तो वो मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। एंड दूसरा था कि किसी दूसरे बाहर से कोई अटैक हो तो उससे सेफ्टी करना। ये इसकी दो जिम्मेदारियां थी। इसके लिए लोग टैक्स पे करते थे, लेकिन टैक्स पेयर सिर्फ मजदूर लोग थे। ना तो पादरी टैक्स पे करते थे, ना ये फ्यूडलिस्ट टैक्स पे करते थे। तो ये सारे लोग सिर्फ इनकी कमाई पे जिंदा थे, और फिर भी सबसे बुरी हालत इन्हीं मजदूरों की थी। तो यही मजदूर और इनकी फैमिली में इनके बच्चे जो धीरे धीरे पढ़ने लगे, उन सभी में उन सभी के विचार बदलने लगे कि चर्च ने हमें गॉड के नाम पे, भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे बांधा हुआ है, हम खुद को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब सोच के चलते लोगों का पुनर्जागरण हुआ। इसी को पुनर्जागरण कहा गया है। अब इसकी और पृष्ठभूमि हम देखें तो पुनर्जागरण का क्यों हुआ ये हम आगे देख लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 13 टू 16 सेंचुरी में हुआ है। फिर इसमें ये इफ़ेक्ट किन किन चीज़ों का रहा है, या फिर चेंजेज होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इन चीज़ों पे, वो चीज़ें तो हम आगे वो भी देख लेंगे। ये एजुकेशन का इफ़ेक्ट हम देख चुके हैं, क्योंकि चर्च और पादरी, इन तीनों से लोगों का मन हटने लग गया। तो फिर बेसिक फोकस ह्यूमन बीइंग्स पे होने लग गया। इसी को पुनर्जागरण कहा गया है कि उससे हट ईश्वर से हट के मानव पे ध्यान केंद्रित होना। ईश्वर, इंसान पुनः जाग गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रेनेसा हुआ क्यों, पुनर्जागरण की जरूरत क्या पड़ी। सब कुछ जब ठीक ठाक चल रहा था तो इसकी जरूरत क्या पड़ी। इसकी जरूरत ये पड़ी कि जो फ्यूडलिस्ट सोसाइटी डेवलप हो गई थी वो, और दूसरा कि कुछ चीज़ों का आविष्कार, खोज हो गई थी। उस तरीके की चीज़ों की वजह से लोगों के विचार बदलने लग गए थे। इसी सीरीज में अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक बड़ा रीजन था रिलीजियस वॉर। अब चूंकि रिलीजन से लोगों का विश्वास उठने लग गया था थोड़ा थोड़ा, और कुछ जो है वो जो पवित्र इनके तीर्थ स्थल थे, वो स्थल भी सेम जगह थे। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स का जन्म हो गया था। जैसे कि 6th सेंचुरी में मुस्लिम्स का ओरिजिन हुआ है, उससे पहले ईसाई, उससे उसी के साथ जरथुस्ट्र। इस तरीके के दो तीन जो रिलीजन्स हैं, ये सेम ही से इनका ओरिजिन माना जाता है, जेरूसलम से। ये इजराइल में है ये जगह, वहाँ से सेम इन तीनों धर्मों का ओरिजिन है। तो इसी चक्कर में ये सारा धर्म युद्ध जो है वो हुआ है, क्योंकि इस टाइम तक धर्म 15th सेंचुरी तक आते आते धर्म का बोलबाला काफ़ी बढ़ गया था, जो कि फिर पुनर्जागरण में कम हुआ है। तो वो धर्म युद्ध होने की वजह से ये सॉरी, धर्मयुद्ध का टाइम क्या था। धर्मयुद्ध का टाइम था 11 टू 13 सेंचुरी के बीच में। तो ये धर्मयुद्ध जो हुआ है वो ईसाइयों के और मुस्लिम्स के बीच में हुआ है, और इनका जेरूसलम एक ही जगह से जो दोनों का ओरिजिन है वहाँ। और धर्मयुद्धों के कारण फिर हुआ ये है कि यूरोपवासी जो और लोग, पूर्व के जो विद्वान थे ईस्ट के, उन लोगों के संपर्क में आने लगे, क्योंकि जैसे ही धर्मयुद्ध हुआ तो लोग यूरोप से भागना स्टार्ट हुए उस चीज़ से बचने के लिए। तो वो भागकर पूर्व में पहुंचे, ईस्ट में पहुंचे। ईस्ट में वहाँ के विद्वानों से जाके मिले, तो उनके विचार परिवर्तित होने लग गए, और वहाँ जाके उनकी लॉजिकल या फिर प्रैक्टिकल चीज़ों को उन्होंने जाना, और साइंटिफिक खोजों की उनको जानकारी मिली। जैसे कि उनको अरस्तु, जो कि एरिस्टोटल था, उसकी वैज्ञानिक, उसके जो साइंटिफिक बुक्स थी उनके बारे में उन्हें पता लगा। फिर उनको मैथ्स की चीज़ें पता लगी,
साथ ही उनको और जो कागज वगैरह बनाते थे उनके बारे में पता लगा। तो जब कागज वहां पहुंच गया, कागज के पहुंचने से फिर आगे बुक्स की प्रिंटिंग उधर स्टार्ट हो गई। ये प्रिंटिंग इधर डेवलप हो चुकी थी, ये वेस्ट में पहुंची है, वहां जाके बुक्स की प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसका भी आगे एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहा है, वो भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से रिलीजियस वॉर इसमें काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट था डाउनफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। का मतलब है कि अभी तक जो रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर को अपन तोड़ के देख सकते हैं दो पार्ट में, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न। ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर ये कॉन्स्टेंटिनोपल था, इसकी राजधानी, और वेस्टर्न की राजधानी था रोम, जो कि इटली में है। तो इसका डाउनफॉल बहुत जल्दी हो गया था, आई थिंक शायद 4th सेंचुरी के आसपास इसका डाउनफॉल हो गया था। तो इसमें फिर फ्यूडल सोसाइटी बन गई थी। ये यूरोपियंस, बाकी जो यूरोप है वहाँ से लोगों ने आके इस पे अतिक्रमण कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो उस तरीके से यहाँ पे फ्यूडल सोसाइटी बन गई थी। और इसी का फिर वो 4th सेंचुरी के बाद से 15 तक फिर फ्यूडलिस्ट एंड चर्च का और इन सब का जो लफड़ा हुआ है वो इस वजह से यहाँ बहुत जल्दी हो चुका था। जबकि जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, जिसकी की राजधानी एक कुस्तुनतुनिया थी, उसका डाउनफॉल काफी लेट 1453 में हुआ है, जब यहाँ पे तुर्क लोगों ने आक्रमण किया और उन्होंने अपना राज्य बना लिया। तो टर्किश लोग जो थे उन्होंने इस जगह को, बीच में ये जगह पड़ती है, इस टाइप से हम देखें इसको, इस जगह पड़ता है अपना कॉन्स्टेंटिनोपल, ये कनेक्टेड है यूरोप एंड इधर इंडिया एंड ऑल जो अरब कंट्रीज हैं। तो ये एकमात्र रास्ता है लैंड से होते हुए। तो यहाँ से फिर अब सारा इनका ट्रेड बंद हो गया। तो इसके डाउनफॉल से जैसे ही ट्रेड बंद हुआ, ट्रेड बंद होने की वजह से न्यू रूट्स उनको ढूंढने पड़े, जो व्यापारी लोग थे। तो डाउनफॉल इस तरीके से मेजर रीजन था रेनेसा का, कि लोगों ने फिर नेक्स्ट यूरोप, अफ्रीका एंड दिस वन इज एशिया। तो यहाँ पे इन्होंने जब अतिक्रमण कर लिया तो इन्होंने इधर से रास्ते इंडिया आने के लिए और बाकी जगह जाने के लिए ढूंढे। यहाँ से कुछ लोग अमेरिका भी गए, अमरीगो अमेरिका गया था, जिसने अपने ही नाम पे अमेरिका उसका नाम रख दिया। इधर अपना वास्को डी गामा आया था, कोलंबस भी पहले आ गया था, लौट के आ गया था, फिर उसे लगा कि अमेरिका ही इंडिया है, लेकिन ऐसा नहीं था, तो उसका नाम फिर वेस्ट इंडीज रख दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ नीचे केप ऑफ गुड होप एक जगह है जहाँ पे पहले लोग पहुंचे, फिर वहां से इंडिया पहुंचे। इस तरीके से नए रूट्स को लोगों ने ढूंढा। तो ये काफी बड़ा रीजन रहा रेनेसा का। फिर अपन देख रहे थे कि इटली, जो कि एक तरफ से तो रोमन एम्पायर में ऑलरेडी यहाँ पे रोम था, दूसरा अपन ने देखा कॉन्स्टेंटिनोपल, रोमन एम्पायर पूरा ये था। यहाँ पे फ्यूडल सोसाइटी वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि ये यूरोप से लोग आ गए थे। अब जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल पे टर्किश लोगों का अधिकार हो गया, तो यहाँ से विद्वान लोग भाग के फिर इटली चले गए। इटली जब ये गए हैं तो अपने साथ यहाँ का कुछ जो लिटरेचर है या फिर साइंटिफिक नॉलेज है वो भी लेके गए हैं, और साथ में जाके इन्होंने यहाँ का खुद रोमन एम्पायर की पुरानी चीज़ें पढ़ी है। तो उन सब चीज़ों को पढ़ने से इन लोगों को जानने को मिला कि टिल 5th सेंचुरी ना तो गॉड का कोई एग्जिस्टेंस था ज़्यादा, ना चर्च का कुछ एग्जिस्टेंस था, ना फ्यूडलिस्ट का कोई एग्जिस्टेंस था, और सोसाइटी पूरी हैप्पी थी। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद इन लोगों को
दोबारा यही लगने लगा कि हम इनके अधिकार में क्यों रह रहे हैं, जो कि फ्यूडलिस्ट है, ना काम करते हैं ना कुछ करते हैं, फिर हम इनके अधिकार में क्यों रहे हैं। तो फिर कैपिटलिज्म और ह्यूमनिज्म जैसी धारणाएं फिर बनना स्टार्ट हुई हैं। ये नई अवधारणाओं का जन्म हुआ इस टाइम पे। नेक्स्ट अपन ये देख चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स अपन देख चुके हैं। ट्रेड डेवलपमेंट, ट्रेड का अपन देख चुके हैं कि पहले भी ट्रेड होता था, लेकिन फिर वो रूट्स चेंज हो गए। फिर नई जगह भी इन्होंने खोज ली, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से तो इनका ट्रेड पहले ही था, तो ये और ट्रेड डेवलप हुआ। जैसे ही ट्रेड डेवलप हुआ, ट्रेड के साथ साथ बाकी जगह की इनको किस तरह की शासन व्यवस्था है वो सब भी जानने को मिला, तो ये भी एक रीजन रहा है। एंड देन प्रिंटिंग प्रेस, जो पहले हमने बात की कि कागज का आविष्कार हो चुका था ईस्ट में, वहां से वो लोग कागज लेके गए। तो कागज के आविष्कार, पहले कागज कुछ और तरीके से बनाया जाता था, फिर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया। तो प्रिंटिंग प्रेस से फिर बाइबल हर बच्चे बच्चे के हाथ में पहुंच गई। तो चर्च या पादरी लोग जो है, लोगों को बाइबल के दम पे बेवकूफ़ बना देते हैं कि बाइबल में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, या ये गॉड का आदेश है, ईश्वर का आदेश है, इसे मानना ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें अपने आप बंद हो गई, क्योंकि हर आदमी के पास बाइबल पहुंच चुकी थी। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, वो सबको पता लग गया। देन अभी हमने देखा कि ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट इसमें डेवलप हुआ है। तो ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखा गया, एंड देन बाकी सारी चीज़ें डेवलप हुई, जो कि पहले गॉड सेंटर में था, चर्च सेंटर में था, एंड बाकी सारी चीज़ें बाद में थी। अभी ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखा जाने लगा। तो जैसे ही ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखा जाने लगा, तो उसकी डिग्निटी और उसके इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट किया जाने लगा, और वो ये मानने लगे, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स का उन्होंने खोज कर ली या फिर साइंटिफिक आविष्कार किए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो ये मानने लगे कि वी कैन चेंज द वर्ल्ड, ह्यूमन बीइंग कैन चेंज द वर्ल्ड। देन आगे हम देखते हैं कि कुछ साइंटिफिक चीज़ें जो लोगों ने खोज की थी, तो उसी में एक सेक्टर था हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर ऐसा सेक्टर था कि जो ईश्वर या गॉड, इसमें सुपरस्टिशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई बीमार हो जाए और फिर अचानक या किसी बीमारी की वजह से मर जाए और पता भी ना लगे क्यों मर गया है, तो लोग फिर सुपरस्टिशियस हो जाते हैं कि ये तो भगवान की इच्छा थी इसलिए मर गया। तो जैसे ही हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है, मतलब इसमें साइंटिफिक खोज होने लगी है, कुछ नॉलेज इनको ईस्ट से भी मिला है, जैसे कि इंडिया में चरक और सुश्रुत वगैरह हुआ करते थे, जिन्होंने काफ़ी पहले आयुर्वेद में इवन इन्होंने सर्जरी तक की हुई थी। तो ये सारा नॉलेज भी यूरोप गया है, ईस्ट का और सारा नॉलेज भी यूरोप गया है। लोगों का ऊपर वाले से विश्वास उठने लग गया और लोगों को समझ आने लग गया कि नहीं, ह्यूमन बॉडी बॉडी पे भी हम लोग यदि कंसंट्रेट करें और उसके बारे में जानने की कोशिश करें, साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से सोचें, तो हम उसकी बीमारियों पर भी हम विजय पा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़, ये जैसे ये एक फ़ोटो है, पेंटिंग है सॉरी, इस पेंटिंग में एक कंकाल इधर रखा हुआ है, इधर एक ह्यूमन बॉडी रखी हुई है, और ये कोई टीचर हैं जो कि बाकी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी इस तरह की होती है, इसमें ये पार्ट्स होते हैं इस तरीके से, फिर आगे इनका ये इलाज किया जाता है वगैरह, जो भी ये डिस्कस कर रहे होंगे। एंड देन फिर ये एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन या फिर और तरह का इकोनॉमिक एजुकेशन, कोई भी एजुकेशन, धार्मिक एजुकेशन, ये सारा डेवलप हुआ। तो एजुकेशन, एजुकेटेड लोग, एक अनएजुकेटेड लोग, दोनों में डिफरेंस होता है। एजुकेटेड लोग वेल मैनर्ड हो जाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा चीज़ों की समझ होती है और वो चीज़ों को लॉजिकली सोचने लग जाते हैं, एंड साइंटिफिक एक अप्रोच डेवलप हो जाती है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए लिखा गया है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट भी एक डेवलप हो जाता है एजुकेशन की वजह से। तो इस चीज़ का भी इफेक्ट रहा ये रेनेसा में। एंड देन हम देखते हैं कि कई सारे ये बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उस टाइम पे, लियोनार्डो डा विंसी टाइप, इन्होंने एक बेसिक ह्यूमैनिटी पे इन्होंने कंसंट्रेट किया और ऐसी पेंटिंग्स बनाई
गॉड की जगह इसने एक ह्यूमन बीइंग की पेंटिंग बनाई और इसी पेंटिंग में खूबसूरती देखी, सुंदरता देखी, जो कि अब तक सिर्फ पारलौकिक ही माना जाता था। ये सुंदरता को गॉड से ही लोगों ने जोड़ रखा था, लेकिन ये जब आए तो इन्होंने एक नेचुरल ब्यूटी को देखा और उन्होंने ह्यूमन बीइंग में सुंदरता ढूंढी। नेक्स्ट इन्होंने काफ़ी साइंटिफिक काम भी इन्होंने किए हैं, जैसे एक ये ड्राइंग है। ये ड्राइंग बेसिक एनाटॉमी की है, ह्यूमन बॉडी की है, तो इन्होंने इस पे भी इन्होंने अध्ययन किया है, रिसर्च किया है। एंड देन इन्होंने ये एक डिज़ाइन बनाया है। फर्स्ट जो अपन कह सकते हैं कि फ्लाइंग मशीन जो थी फर्स्ट, उस फ्लाइंग मशीन का इन्होंने स्केच बनाया। तो इस तरीके के काम इन्होंने किए। नेक्स्ट अपन देखते हैं माइकल एंजेलो। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई हैं। एक पेंटिंग है इनकी ये द सिस्टाइन चैपल सीलिंग, ये एक चर्च की सीलिंग पे इन्होंने बनाई है। फिर इन्होंने एक डेविड का स्कल्पचर बनाया है। डेविड एक कैरेक्टर है बाइबल का, जिसका इन्होंने स्कल्पचर बनाया है। और फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के डिज़ाइन तैयार किए हैं, पोइट्री लिखी। और ये पोइट्री क्योंकि कागज़ का आविष्कार हो चुका था, प्रिंटिंग प्रेस का हो चुका था, तो लोगों तक पहुंची, तो उससे भी लोगों में नई सोच डेवलप हुई। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेसिडेरस एरास्मस। ये एक प्रीस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी है प्रेज ऑफ फॉली, जो 1509 में आई थी। इस बुक में इन्होंने कंडेम किया है सुपरस्टिशंस को। चर्च जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस हुआ करता था, पवित्र जल से उसे छिड़क कर भूत भगाना और ये सब काम होते थे, तो उन सब चीज़ों को इन्होंने बहुत कंडेम किया है। और एजुकेशन को इन्होंने कहा है कि एजुकेशन ही सोसाइटी को परफेक्ट बना सकती है। फिर अपन देखते हैं विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर साहब गॉड को, ह्यूमन बीइंग को गॉड की इमेज में उतार दिया। आई मीन टू से कि अब तक जो गॉड को पूजनीय माना जाता था, या फिर उसको उस पर बहस तक नहीं कर सकते थे लोग, या फिर ये माना जाता था कि बस गॉड के बारे में तो अच्छे से ही बात करनी है, या कुछ भी अपन मान सकते हैं, उसको इन्होंने ह्यूमन बीइंग को गॉड की उसमें उतार दिया। तो ये एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था कि एक आदमी को भगवान की वेशभूषा पहना के भगवान के रूप में उतार देना, ये बहुत साहसिक कदम था, जिसकी वजह से लोगों में ये भी डर खत्म हुआ कि नहीं, भगवान ऐसा कुछ बोलेंगे तो भगवान बुरा कर देगा, या वो सब चीज़ें खत्म हुई। इन्होंने फिर बुक्स लिखी हैं, अपनी नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे कि हेमलेट इन्होंने लिखा है, जिसमें इन्होंने नॉर्मल सोसाइटी, कॉमन सोसाइटी से अपनी बुक की स्टोरी उठाई है। तो इस तरीके के इन्होंने काम किए। तो बेसिकली कंसंट्रेशन ह्यूमन बीइंग पे ज़्यादा होने लगा, जो कि रेनेसा का बेसिक थॉट था। नेक्स्ट अपन देखते हैं निकोल मैकियावली। ये भी उस टाइम के एक इसका कंपैरिजन जनरली चाणक्य से होता है। तो इस चाणक्य को ईस्ट का मैकियावली बोला जाता है, हालांकि है उल्टा, क्योंकि चाणक्य पहले पैदा हुए थे, तो ऑब्वियसली ये चाणक्य से कंपैरिजन है इनका, तो इनको वेस्ट का चाणक्य कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, ईस्ट का चाणक्य की बजाय चाणक्य को वेस्ट का ईस्ट का मैकियावली कहा जाता है। एनीवेज, ये इन्होंने द प्रिंस एक बुक लिखी थी, और ये महामंत्री हुआ करते थे राजा के। तो उसी टाइम पे इन्होंने शासन करते टाइम ही ये बुक लिखी है, और इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट किया है, दैट इज स्टेबल स्टेट। एनी हाउ, बाय हुक और क्रुक, स्टेबल स्टेट होना चाहिए। दैट मीन्स कि स्टेट सबसे बड़ा है, भगवान या आदमी सब कुछ छोटा हो गया उससे, स्टेट सबसे बड़ा है। जब स्टेट सबसे बड़ा है और इन्होंने कह दिया कि एनी हाउ, बाय हुक और क्रुक ये मिलना चाहिए, चाहे झूठ बोल के मिले, चीट करके मिले, या मर्डर करके, कैसे भी मिले, तो इन सब चीज़ों से एक ऐसा इफेक्ट जनरेट हुआ कि लोगों को ये समझ में आने लगा कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग, ऑल द थिंग्स आर रिलेटिव, जो कि मैकियावली साफ साफ बोल रहे हैं कि कैसे भी करके बस स्टेट को स्टेबल रखना है। तो स्टेट को स्टेबल रखने के लिए जब राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, तो बाकी लाइफ में भी राइट रॉन्ग जैसा कुछ नहीं होगा, ये लोगों को समझ में आने लग गया। तो जब राइट रॉन्ग समझ आ रहा है लोगों को, तो फिर बाकी जो मोरालिटी लाइक चीज़ों वाली चीज़ों से भी ध्यान हटने लगेगा, और मोरालिटी फोकस कहाँ हो जाएगी, ह्यूमनिज्म पे। जो अभी तक मोरल वैल्यूज गॉड या धर्म के नाम पे डिफाइंड थी, वो खत्म होके ह्यूमन मोरल वैल्यूज
ये डेवलप हो गई। सो अपन अब कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा इसको। तो अपन देखते हैं कि तीन पार्ट में जो वर्ल्ड हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं, तो उसमें 15 या कहें कि 13 से 16 सेंचुरी के बीच ये रेनेसा हुआ है, और इसकी वजह से फिर आगे बहुत ज़्यादा इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ा है, बहुत ज़्यादा पूरे संसार की हिस्ट्री चेंज हो गई है। तो इसको फिर अपन आगे देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन देखेंगे। थैंक यू।